हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायो का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जिस टॉपिक में सभी को दिक्कत रहती है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र जनन एवं अंड जनन को इस क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आपको शुक्र जनन और अंड जनन सब कुछ समझ में आ जाएगा और इसमें से आने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो भी लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 और भी लेक्चर्स हैं वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको उन लेक्चर्स को भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने पूरे लेक्चर्स आ जाएंगे और आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। वृषणों में आदि जनन कोशिकाओं पीजी से शुक्राणुओं के निर्माण एवं परिपक्वन की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इसका मतलब है कि वृषणों में जब शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो बनने की जो क्रिया होती है उसी को शुक्र जनन कहते हैं। तो हम शुक्र जनन और अंड जनन पढ़ेंगे। शुक्र जनन होता है नर में और अंड जनन होता है मादा में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषण की शुक्रजनक नलिका में संपन्न होती है। शुक्र जनन की क्रिया कहाँ पर होती है? शुक्र जनन नाम से ही पता लग रहा है। शुक्र मतलब शुक्राणु, जनन मतलब बनना, मतलब शुक्राणुओं के बनने की क्रिया। ठीक है, उसी को शुक्र जनन कहते हैं। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? वृषण की शुक्रजनक नलिका में। वृषण यानी वृषण होता है जो हमारा टेस्टिस होता है, उसकी शुक्रजनक नलिका में होती है। ठीक है, शुक्रजनक नलिका देखेंगे कि वृषण में कहाँ पर होती है, डायग्राम में देखेंगे तब समझेंगे अच्छी तरीके से। और ठीक है, और शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था यौवनारंभ 13 से 14 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। जो पुरुष होते हैं या फिर जो लड़के होते हैं उनमें शुक्र जनन या शुक्राणु बनना कब स्टार्ट हो जाता है? किशोरावस्था या फिर यौवनारंभ अवस्था। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में किशोरावस्था यौवनारंभ अवस्था क्या होती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो कब से स्टार्ट होती है ये युवावस्था? 13 से 14 वर्ष। ठीक है, 13 से 14 वर्ष की अवस्था में किशोरावस्था शुरू हो जाती है और इस अवस्था में ही शुक्र जनन या फिर शुक्राणु का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दौरान GnRH या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्त्रवण में वृद्धि हो जाती है। अब ये शुक्रजनन अवस्था है वो किशोरावस्था में क्यों होती है? क्योंकि इस समय GnRH हार्मोन या फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो रिलीज अधिक होने लग जाता है। पहले भी होता है रिलीज, लेकिन इस अवस्था में या फिर यौवनारंभ अवस्था में 13 से 14 वर्ष की अवस्था से पुरुषों में क्या हो जाता है? ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अधिक स्त्रावित होने लग जाता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है? शुक्र जनन बनने लग जाते हैं, फिर किशोरावस्था आने लग जाती है। यह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। यह कैसा हार्मोन होता है? हाइपोथैलेमिक, मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है, हमारा मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस हाइपोथैलेमस भाग पे प्रभाव डालता है। ठीक है, जो क्या करता है? प्रभाव डालने के कारण फिर प्रभाव डालेगा और प्रभाव डालने के कारण क्या होता है? आगे शुक्राणु बनने लग जाते हैं या फिर यह हार्मोन से एक संकेत देता है कि यौवनारंभ अवस्था आ चुकी है, तो फिर शुक्राणु परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बनने लग जाते हैं। शुक्र जनन की क्रिया निम्न 2 चरणों में पूर्ण होती है। शुक्र जनन या फिर शुक्राणु बनने की क्रिया होती है वो 2 चरणों में, मतलब 2 भागों में पूरी होती है। तो कौन कौन से भाग है? देखिए, शुक्र जनन 2 भागों में होता है। एक तो शुक्राणु पूर्व सेल्स का निर्माण, मतलब शुक्राणु पूर्व मतलब शुक्राणुओं का पहले की जो सेल्स होती है उनका निर्माण क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग की फेज होती है उनमें जो सेल्स बनती है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है इसमें देखेंगे हम। और दूसरा है शुक्राणु जनन या शुक्रायांतर। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? शुक्राणु जनन या फिर शुक्रायांतर अवस्था। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और देखते हैं आगे इसमें एक और पॉइंट आएगा कि शुक्राणु पूर्व कोशिका का शुक्राणु में रूपांतरण। ठीक है, जो शुक्राणु पूर्व कोशिका होती है वो शुक्राणु में बनती है, इसमें इस अवस्था में होता है। शुक्राणु पूर्व कोशिका थी हमारी, ये शुक्राणु पूर्व सेल्स, ये क्या करेगी? यहाँ पर आकर परिपक्व हो जाएगी, फिर शुक्राणु में बदल जाएगी। और अचल शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड का जल शुक्राणु से बदलना। ठीक है, जल नहीं चल। ठीक है, अचल शुक्राणु पूर्व, अचल मतलब अगतिशील शुक्राणु। ठीक है, अगतिशील कैसे? परिपक्व हुए ही नहीं है, उनमें पूंछ का निर्माण हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वो अपरिपक्व हुए, अचल हुए। ठीक है, पूंछ ही तो उनको चलने में सहायता करती है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि पूंछ किस प्रकार से सहायता करती है। शुक्राणु की जो संरचना है उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है,
तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पेशेंस बनाकर देखते रहिए। इसमें आपको अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। तो अचल शुक्राणु पूर्व का चल शुक्राणु बदलना। अचल शुक्राणु मतलब जो अविकसित शुक्राणु है उनका विकसित शुक्राणु या फिर परिपक्व शुक्राणु में बदलना, इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम, ठीक है। शुक्र जनन सेल्स का आरेख भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, शुक्राणु पूर्व सेल्स का निर्माण। तो देखते हैं शुक्राणु पूर्व सेल्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन उपकला की आदि नर जनन सेल्स से शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है, वृषण की शुक्र जनन नलिका होती है। मैंने बताया था कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। तो सबसे पहले वहीं पे तो शुरू होगा। तो शुरू कैसे होता है कि वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन उपकला, ठीक है। तो शुक्राणुओं की शुक्र जनन नलिका होती है, ठीक है। हमारी जो शुक्र जनन नलिका होती है उन नलिकाओं में जनन उपकला होती है। जनन उपकला का मतलब होता है उत्पन्न करने की क्षमता होती है, एक उपकला होती है, एक नली होती है, ठीक है। उस नली में क्या होता है, जनन नर सेल्स से पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण, ठीक है। जो जनन नर सेल्स होती है, जो जनन उपकला होती है, उससे जनन नर सेल्स का निर्माण होता है और शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन सेल्स से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का। शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का मतलब अपरिपक्व शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्व सेल्स का निर्माण। यह क्रिया 3 निम्न प्रावस्थाओं में संपन्न होती है या पूर्ण होती है। कितनी प्रावस्था में, 3 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। तो देखते हैं 3 प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले है हमारा गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था क्या होता है, देखिए इस प्रावस्था में शुक्र जनक नलिकाओं की आंतरिक भित्ति में उपस्थित जनन उपकला की अपरिपक्व नर जनन सेल्स। होता क्या है कि शुक्र जनन नलिका की आंतरिक भित्ति, जो शुक्र जनन नलिका है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, तो उसकी आंतरिक भित्ति मतलब जो अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, आंतरिक लेयर फिर आंतरिक भित्ति भी कह सकते हैं। भित्ति में उपस्थित जनन उपकला की अपरिपक्व नर जनन सेल्स, जो अंदर की जो जनन उपकला थी, ठीक है, उसमें अपरिपक्व सेल्स का निर्माण होता है। इसमें गुणन प्रावस्था में क्या होता है, शुक्र जनक नलिका होती है, उसमें क्या होता है, गुणन अवस्था में क्या होता है, अपरिपक्व सेल्स का निर्माण होता है जनन उपकला में। फिर क्या होता है, देखिए एक उपकला बनी, जनन उपकला के द्वारा शुक्र जनन नलिकाएं बनी, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाओं में क्या हुआ, नर जनन सेल्स का निर्माण हुआ, जो कि कैसी थी, अपरिपक्व थी। फिर क्या होगा, अनेक समसूत्री विभाजनों के द्वारा द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया बनाती है शुक्राणु जनक कोशिकाएं। फिर क्या होगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा एक से कितनी बन जाएंगी, अनेक मतलब बहुत सारी शुक्राणु जनक कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर दूसरी अवस्था आएगी हमारी वृद्धि प्रावस्था। नाम से पता लग रहा है कि वृद्धि प्रावस्था मतलब क्या होता है, वृद्धि करने की अवस्था, ठीक है। वृद्धि करना है यानी बड़ा होना है, परिपक्व होना, धीरे धीरे परिपक्व स्टार्ट होता है, परिपक्व नहीं होता, परिपक्व तो अगली प्रावस्था में होता है। इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया या फिर शुक्राणु जनन सेल्स जल एवं पोषण ग्रहण करके अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं। अब इस कोशिका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या होता है, इसमें जो शुक्र जनन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जल का और पोषक ग्रहण करके बड़ी हो जाती है। मतलब जो जल और पोषण को ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर ले लेती हैं, जिससे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक कोशिकाएं कहते हैं। ओके, कोशिका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इनको। ओके, तो अब देखते हैं हम परिपक्वन प्रावस्था। नाम से पता लगा, परिपक्वन मतलब इस अवस्था में क्या होंगे, शुक्राणु है वो क्या होंगे, परिपक्व होंगे। परिपक्व होंगे मतलब जो पहली स्टेज है वो परिपक्व हो जाएगी शुक्र जनन नलिका में, ठीक है। तो इस प्रावस्था में एक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करता है। यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स बनी थी, ठीक है, और क्या करता है, एक से कितनी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक से अगुणित द्वितीयक, ठीक, अगुणित और बनेंगी और स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। ये दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर गोल एचल एवं अगुणित शुक्राणु पूर्व शुक्राणु प्रसू का निर्माण करती है। फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो बनी थी वो क्या कैसी होंगी, वो गोल और एचल अगुणित होंगी, ठीक है। गोल होंगी साइज में और एचल होंगी, एचल मतलब चल नहीं पाएंगी, गति नहीं कर पाएंगी, बनकर वहाँ पर ही रहेंगी, ठीक है, उसी स्थान पर रहेंगी। तो शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु पूर्व या फिर शुक्राणु प्रसू कहते हैं। तो हमारे शुक्राणु पूर्व जनन सेल्स का निर्माण हो चुका है।
अब हमारा आएगा शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु का कायांतरण या फिर शुक्राणु का परिपक्वन किस प्रकार से होता है। सेकंड पॉइंट आ चुका है हमारा, तो देखते हैं। जब अचल अगुणित एवं गोल शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं से पूंछ युक्त जल शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसे शुक्राणु जनन या फिर शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ रहे हैं उन प्रावस्थाओं में कि शुक्राणु अचल होता है, अचल होता है, अचल होता है। अचल होता है मतलब वह गति नहीं कर पाता है। गति क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि शुक्राणु में पूंछ का निर्माण नहीं होता है। और अब ये दूसरी प्रावस्था है शुक्राणु जनन प्रावस्था हमारी ये, या फिर शुक्राणु कायांतरण प्रावस्था है। इसमें क्या होगा? शुक्राणु में पूंछ का निर्माण होगा तो वो अचल से गतिशील बनेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से बनेंगे देखिए, यहाँ पर यही बताया गया कि गोल शुक्राणु बने थे या फिर गोल शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं थी, उनमें अचल में चलन का निर्माण होगा, फिर चलने लग जाएंगे, उनमें पूंछ का निर्माण होने लग। देखिए पूंछ युक्त चल शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए पूंछ युक्त होता है। ठीक है, शुक्राणु कायांतरण में मुख्य रूप से निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। शुक्राणु कायांतरण मतलब शुक्राणु के बनने में, शुक्राणु का पूरा निर्माण होने में, पूरी तरीके से शुक्राणु को बनने में कौन कौन सी जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं, वो देखिए। सबसे पहले क्या होगा? शुक्राणु पूर्व सेल्स के केंद्र में से गुणसूत्रों के अतिरिक्त शेष सभी पदार्थ जैसे केंद्रिका, केंद्रक, द्रव, आरएनए आदि बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो शुक्राणु के जो आगे का भाग होता है, ठीक है, उसमें से क्या होगा? गुणसूत्र के अतिरिक्त मतलब केवल और केवल गुणसूत्र रहेंगे। ठीक है, गुणसूत्र के अतिरिक्त शेष सभी पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ होते हैं? शेष केंद्रिका होती है, केंद्रक द्रव होता है, आरएनए, ये सभी क्या होंगे? वहाँ से बाहर आ जाएंगे। केवल और केवल क्या बचेगा? गुणसूत्र बचेगा। ठीक है, और केंद्रक गोलाकार हो जाता है। केंद्रक बाहर आकर कैसे हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। गोल मतलब जानते हो, गोल राउंडेड साइड। ठीक है, दोनों तारक केंद्रक के नीचे एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। जो ये बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? तारक केंद्रक के नीचे, जहाँ पर केंद्रक है उसके नीचे की साइड सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब ये एक जो लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं सब के सब केंद्रक के नीचे की साइड। ठीक है, तो केंद्रक के नीचे की साइड व्यवस्थित हो जाएंगे तो यही पूंछ का निर्माण करेंगे। ओके, तो किस प्रकार से करेंगे आगे देखते हैं। जिन्हें समपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? समपस्थ कारक केंद्रक। ठीक है, या फिर समपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक कहते हैं। समपस्थ मतलब जो समीप वाला या फिर पास वाला होता है उसे समपस्थ कहते हैं, और जो दूर वाला होता है उसे दूरस्थ तारक केंद्रक कहते हैं। तो दूरस्थ तारक केंद्रक से एक लंबा पतला अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। जो दूर वाला होता है, ठीक है, एक तो केंद्र के पास वाला हो गया, और दूर वाला होता है वो पतला हो जाता है, फिर तंतु रूपी अक्ष का निर्माण करता है। केंद्र के शीर्ष भाग पर गोलजिकाए के द्वारा एक टोपीनुमा संरचना बन जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। जो शुक्राणु का आगे वाला भाग होता है, ठीक है, जो सिर बनता है आगे जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है वो वाला भाग होता है, उसमें आगे एक क्या होता है? टोपीनुमा भाग बन जाता है। ठीक है, और ये टोपीनुमा संरचना होती है, इसी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और जो टोपीनुमा संरचना किससे बनती है? गोलजिकाए के द्वारा बनती है। जो आगे क्या करेगी? सबसे महत्वपूर्ण होगी, आगे जो निषेचन में यही मदद करती है। अंडाशय को भेदने के लिए टोपीनुमा संरचना होती है, यही काम करती है। तो आगे देखते हैं और समझेंगे। एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडभेदन का कार्य करते हैं। एक्रोसोम जो उसका सबसे वाला आगे वाला भाग था, ठीक है, शुक्राणु का आगे वाला भाग बनता है, और टोपीनुमा भाग होता है, उसमें क्या होता है? जो उसके अंदर पाए जाने वाला क्या जो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा एंजाइम? एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम। और ये एंजाइम करते क्या है बेटा? ये एंजाइम क्या करते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करते हैं? शुक्राणु के अग्रभाग में होते हैं, ठीक है, टोपीनुमा भाग में। तो जैसे ये अंडाणु पर अड़ेंगे या फिर अंडाणु को भेदेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे? इस एंजाइम को रिलीज कर देंगे। कौन से एंजाइम को? हाइड्रोलाइटिक प्रकृति वाले एंजाइम को रिलीज कर देंगे। जिससे क्या होगा? इस एंजाइम की मदद से क्या होगा? जो अंडाणु है उसकी भित्ति क्या होगी? गल जाएगी, गल कर वहाँ से टूट जाएगी या फिर कट हो जाएगी उसकी भित्ति, और उस जहाँ से भित्ति कट हुई है वहाँ से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, कितना सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, शुक्राणु पूर्व सेल्स के सभी
माइटोकॉन्ड्रिया अक्षीय तंतु के चारों तरफ व्यवस्थित होकर एक सर्पिलाकार आवरण बनाते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद या निवेनकर्ण कहते हैं। जो क्या होते हैं, शुक्राणुपूर्व सेल्स होती हैं, उनके सभी माइटोकॉन्ड्रिया है। शुक्राणुपूर्व सेल्स मतलब जो सेल्स बनी थी, उन सेल्सों के सभी के माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एक आच्छाद बना लेंगे, एक सर्पिलाकार, ठीक है, चारों तरफ एक व्यवस्थित हो जाएंगे, सर्पिलाकार आवरण बना लेंगे। सर्पिलाकार मतलब जो जैसे सर्पिल मतलब होता है सांप, सर्पिलाकार मतलब सांप के आकार के, मतलब पूंछ बनानी है, तो सांप में जिस प्रकार से पूंछ होती है उसी प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। सभी शुक्राणुपूर्व सेल्स थी, उनके सभी के माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आएंगे, ठीक, और बाहर आकर क्या करेंगे, एक लेयर बना लेंगे, पूंछ नुमर लेयर बना लेंगे। किस प्रकार से, देखिए जैसे यहाँ पर ये एक संरचना है, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो भी सेल्स है, शुक्राणुपूर्व सेल्स है, उनके माइटोकॉन्ड्रिया निकलेंगे और यहाँ पर आकर ऐसे जुड़ जाएंगे, एक सांप नुमर संरचना बना लेंगे, सर्पिलाकार संरचना। तो इस प्रकार से आगे वाला भाग बन गया और पीछे वाला यहाँ पर अब निर्माण किसका हो रहा है, सांप की, सांप मतलब शुक्राणु की पूंछ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कि शुक्राणु पूर्व संपूर्ण जीवद्रव्य केंद्रक के पीछे निवेनकर्ण के ऊपर एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मैनचेट कहते हैं। जो शुक्राणु पूर्व संपूर्ण द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव होता है उसमें शुक्राणु पूर्व में, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो तो क्या करेंगे, पूंछ का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो जीवद्रव था, संपूर्ण जीवद्रव था शुक्राणु पूर्व सेल्स के अंदर, तो केंद्रक के पीछे निवेनकर्ण के ऊपर एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। वो द्रव क्या होता है, निवेनकर्ण के ऊपर, निवेनकर्ण क्या होता है, मैंने भी बताया था कि एक माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद बना लेते हैं, फिर निवेनकर्ण बनाते हैं, उस आच्छाद को बनाएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे हम दीवार के ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, तो यहाँ पर दीवार हो गई हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई थी वो, उसके ऊपर प्लास्टर क्या होगा, जो शुक्राणु पूर्व जीवद्रव्य था वो मान लो उसका प्लास्टर हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर जाकर व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस जिसे क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं। जब आकर व्यवस्थित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं। इस प्रकार एक अचल शुक्राणु पूर्व कोशिका से एक पूंछ युक्त चल शुक्राणु का निर्माण हो गया। तो ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से, वो जो जीवद्रव्य था उसकी सहायता से जो अचल शुक्राणु था वो क्या हो गया, पूंछ युक्त शुक्राणु में बदल गया। पूंछ युक्त कैसे, ठीक है, पहले हमने शुक्राणु पूर्व अवस्था में क्या सेल्स में क्या पढ़ा था कि शुक्राणु अचल होता है, उसमें पूंछ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, परिपक्व हो रहा है शुक्राणु, इनमें पूंछ का निर्माण हो रहा है, जिस पूंछ की सहायता से वो क्या करेंगे, चल पाएंगे। तो आगे देखते हैं, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु अपने शीर्ष की सहायता से सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। फिर जैसे ये थोड़े बहुत परिपक्व होते हैं शुक्राणु जनन के पश्चात, शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु बनने के पश्चात ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, सर्टोली कोशिकाओं में, ठीक है, अपने शीर्ष की सहायता, शीर्ष मतलब जो अपना सिर होता है उसकी सहायता से, शीर्ष मतलब आगे वाले भाग की सहायता से कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, सर्टोली कोशिकाओं में, ठीक है। सर्टोली कोशिकाओं में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर क्या करेंगे, उन कोशिकाओं से क्या करेंगे, पोषण प्रदान प्राप्त करेंगे, पोषण इकट्ठा करेंगे, पोषण मतलब जो इनके लिए आवश्यक जो भी चीज़ें हैं वो प्राप्त करेंगे, ठीक है, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित या मुक्त होते हैं तो उस क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। अंत में क्या होता है, शुक्राणु जनक नलिकाओं से, जो शुक्राणु जनक नलिकाओं में शुक्राणु थे वो वहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है, या फिर मुक्त होते हैं, तो उस क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं, वीर्यसेचन या फिर स्पर्मिएशन कहते हैं। वीर्यसेचन मतलब जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, वो शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, किस प्रकार से शुक्राणु बने थे, ओके, और किस प्रकार से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों हमने शुक्र जनन की प्रक्रिया को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि शुक्र जनन की क्रिया में, ठीक है, किस प्रकार से होता है, उसको डायग्राम की सहायता से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, हमारा शुक्र जनन या शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहाँ से हो रही थी, यहाँ पर हमारी जनन उपकला से हो रही थी, या फिर जर्मिनल लेयर से हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी जर्मिनल लेयर है, ठीक है, और इस लेयर से क्या होगा, यहाँ पर एक 2n का निर्माण होगा, ठीक है। यह क्या है, एक अपरिपक्व नरजनन सेल्स है, ठीक है। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पे यहाँ से क्या होता है, एक अपरिपक्व नरजनन सेल्स होती है। ये क्या काम करती है, समसूत्री विभाजन करके 2 सेल्स में निर्माण करेगी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया या फिर मात्र सेल्स बन जाती हैं ये 2, फिर इनमें वापस से समसूत्री विभाजन होगा,
तो क्या होगा, इनमें एक इससे बनाएंगे 2, फिर इससे भी 2 बन जाएंगे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको भी क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या फिर शुक्र जनन सेल्स कहते हैं। फिर क्या होगा, इनसे एक जल पोषण प्लस आराम ग्रहण करेंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इनसे क्या करेंगे, जल पोषण सब चीज़ें ग्रहण करेंगी यहाँ पर रहकर, तो ये बड़ी हो जाएंगी। फिर क्या होगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बन गई, ठीक है, पोषण ग्रहण करके क्या बन गई, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बन गई, ठीक है। फिर क्या होगा, इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा ये 1 से 2 में बदल जाएंगी, ये बदल गई। फिर इनको क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इसको तो कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स। फिर से इनमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, फिर ये 4 में बन जाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, शुक्राणु पूर्व सेल्स या स्पर्मेटिड का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें आगे जाकर शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम कि अंड जनन किस प्रकार से होता है, या अंड जनन की प्रक्रिया को पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुक्र जनन में हमने पढ़ा था कि शुक्राणु किस प्रकार से बनते हैं, जो कि नर में बनते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि अंड जनन क्या होता है। अंड जनन कहाँ पर बनते हैं, अंड जनन बनते हैं मादा में। अंड जनन का मतलब क्या होता है, अंड का बनना। यहाँ पर नेम से ही पता लगा सकते हैं हम, अंड प्लस जनन मतलब अंड का जनन, जनन का मतलब होता है बनना या विकसित होना, ठीक है। तो यहाँ पर अब अंड जनन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसके बारे में जो भी इसके भाग हैं उनको सभी को डिटेल से देखते हैं, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मानव मादा के अंडाशयों की जनन उपकला सेल्स से अगुणित अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। जो मानव में, ठीक है, ह्यूमन में, हम में जो मादा होती है, ठीक है, मादा के अंडाणुओं की जनन उपकला सेल्स से, ठीक है, जो जनन उपकला होती है, मैंने एक बताया था आपको जब अंडाशय की संरचना देखी थी तब की जनन उपकला कहाँ पर होती है, ठीक है। उस जनन उपकला सेल्स है, उससे अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है, अगुणित, ठीक है, कौन से, अगुणित, ठीक है, अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है, और जो अंडाणु बनते हैं उसी प्रक्रिया को कहते हैं अंड जनन, ठीक है। और अंड जनन की क्रिया अंडाशयों में होती है। यह क्रिया कहाँ पर होती है, अंडाशयों में। मतलब क्या है, अंड जनन होता है वो अंडाशयों के अंदर होता है। आगे देखते हैं। अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान ही हो जाती है। अंड जनन की शुरुआत कब होती है, जब भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब क्या होता है, जब भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होने लगता है, ठीक है, चरण के दौरान ही होने लगती है। और अंड जनन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। अंड जनन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। तो देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट है गुणन प्रावस्था, ठीक है। तो देखते हैं गुणन प्रावस्था में क्या होता है। इस प्रावस्था में अंडाशयों की जनन उपकला स्तर की अपरिपक्व जनन कोशिकाएं अनेक समसूत्री विभाजनों के द्वारा मिलियनों की संख्या में द्विगुणित सेल्स बनाती है, जिन्हें ऊगोनिया कहते हैं। देखिए, जो इस प्रावस्था में क्या होता है, जो अंडाशय, ठीक है, जो अंडाशयों की जनन उपकला स्तर थी, ठीक है, मैंने बताया था जनन उपकला स्तर क्या होती है, उसके अपरिपक्व जनन कोशिकाओं अनेक समसूत्री विभाजन करके, जो अपरिपक्व कोशिकाएं थी, अगुणित कोशिकाएं थी, वो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करके मिलियंस की संख्या में, मिलियंस मतलब करोड़ों की संख्या में समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, द्विगुणित सेल्स बनाती है, ठीक है। अपरिपक्व जनन कोशिकाएं क्या करती है, समसूत्री विभाजन करके और द्विगुणित सेल्स बना लेती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऊगोनिया कहते हैं। ऊगोनिया का मतलब, ऊगोनिया मात्र अंडाणु मात्र सेल्स, ठीक है। ऊगोनिया क्या होते हैं, अंडाणु मात्र सेल्स होते हैं, ठीक है, जो किससे बनते हैं, अंडाणु से बनते हैं, ओके। ऊगोनिया निर्माण की प्रक्रिया महिला में जन्म से पूर्व भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है। जो ऊगोनिया, ठीक है, जो ऊगोनिया अंडाणु बनते हैं वो कहाँ पर कैसे, कब बनते हैं, जब महिला में जन्म से पूर्व भ्रूणीय अवस्था में होती है। कोई महिला है वह भ्रूणीय अवस्था में ही है, ठीक है, तभी उसमें ऊगोनिया या अंडाणु की सेल्स है वो बन जाती हैं, पहले ही बन जाती हैं, ऐसा नहीं है बाद में बनती हैं, ठीक है, पहले ही जब उसका निर्माण होता है, उसकी संरचना बनती है, तभी उसमें ये अंडाणु सेल्स बन जाती है।
इस प्रकार से गुणन अवस्था कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हमारी आती है सेकंड, जिसका नाम है वृद्धि प्रावस्था। नाम से ही पता लगा, वृद्धि का मतलब बढ़ना, प्रावस्था मतलब अवस्था। तो बढ़ने की अवस्था मतलब इसमें जो अंडाणु थे, ठीक है, वो क्या होंगे, विकसित होंगे या फिर बढ़ेंगे, ठीक है, उनका विकास होगा। यह प्रावस्था भी भ्रूणीय प्रावस्था में ही होती है। यह भी कैसे होते हैं, भ्रूणीय प्रावस्था में। भ्रूणीय मतलब जब भ्रूण रहता है, भ्रूण बनता है ना, उसी अवस्था में भी यह वृद्धि चलती है, उसी अवस्था में यह वृद्धि चलती है। इस प्रावस्था में प्रत्येक उगोनिया समसूत्री विभाजन करके सेल्स का समूह बनाती है। इस समूह की कोई एक सेल्स अपने आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, जिससे प्राथमिक oocytes कहते हैं। होता क्या है, यह उगोनिया में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, और समसूत्री विभाजन करके सेल्स का समूह बनाते हैं। सेल्स एक होती है, फिर समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी सेल्स हो जाती है, और बहुत सारी सेल्स क्या होती है, समूह के रूप में इकट्ठी हो जाती है। और इस समूह की कोई एक सेल्स होगी, वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होकर प्राथमिक oocytes बनाती है। प्राथमिक मतलब पहली oocytes बनाती है। बहुत सारी सेल्स होती है, एक समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी सेल्स बनेंगी, वो एक गुच्छा बनाएंगी, फिर उनमें से एक सेल्स क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और प्राथमिक मतलब पहली oocytes का निर्माण करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समूह की अंड कोशिकाएं प्राथमिक oocyte सेल्स के चारों ओर वलिकामय युक्त सेल्स की एक परत बनाती है, जिसे पुटिका आवरण कहते हैं। होता क्या है, जो प्राथमिक oocytes बनी थी, ठीक है, उस प्राथमिक oocytes सेल के चारों ओर अंड कोशिकाएं क्या होती है, वलयाकार स्थिति में चारों ओर उसके जुड़ी हुई होती है, और जुड़कर एक परत बना लेती है, ठीक है, परत के समान बन जाती है। जो एक प्राथमिक oocytes क्या हुई, बड़ी हुई, और उस oocytes के चारों ओर जो छोटी छोटी प्राथमिक सेल्स थी, ठीक है, छोटी छोटी अंड कोशिकाएं थी, वो क्या होंगी, उसके चारों ओर लिपट जाएंगी, और चारों ओर लिपट कर या फिर उसे वलयाकार रूप में घेर लेंगी, और एक परत बना लेती हैं, जिसे पुटिका आवरण कहते हैं। और इस परत को क्या कहते हैं, पुटिका आवरण। इस अवस्था को ही प्राथमिक पुटिका कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक oocytes बना, उसके चारों ओर क्या हुई, अंड कोशिकाएं ही थी, उन्होंने क्या किया, उसको चारों ओर से घेर कर एक परत बना ली, और उस परत को ही कहते हैं प्राथमिक पुटिका, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हमारा है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था क्या होता है, देखिए, भ्रूणीय अवस्था में मिलियनों की संख्या में बनी पुटिकाएं जन्म के बाद यौवनारंभ तक पहुंचते पहुंचते अत्यधिक नष्ट हो जाती हैं। और जो क्या होती है, भ्रूणीय अवस्था में मिलियंस की संख्या में पुटिकाएं बनी थी ना, मैंने कहा था जब भ्रूण होता है, ठीक है, उस भ्रूण में ही मिलियंस की संख्या में पुटिकाएं बन जाती है, या फिर प्राथमिक पुटिकाएं बन जाती है। तो जैसे जैसे जो महिला विकसित होगी, बड़ी होगी, तो उसमें जो प्राथमिक पुटिकाएं थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, और यौनारंभ तक पहुंचते पहुंचते अत्यधिक मतलब ज़्यादातर जो पुटिकाएं थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मिलियंस की संख्या में बनी और ज़्यादातर नष्ट हो गई, तो कितनी रह गई, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, यौवनारंभ अवस्था में इसकी संख्या 60,000 से 80,000 तक रह जाती है। जब युवावस्था तक पहुँचते तब तक उसमें कितनी उस भ्रूणीय जो कितनी अंड कोशिकाएं रह जाती है, केवल और केवल 60,000 से 80,000 oocytes रह जाती है, फिर पुटिकाएं रह जाती है। मिलियंस में बनी और यौनारंभ तक पहुंचते पहुंचते केवल 60,000 से 80,000 तक ही रह गई। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यौनारंभ अवस्था में प्राथमिक पुटिकाएं विभाजन करके दो पुटिकाएं बना लेती हैं, जिन्हें द्वितीयक पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है। वह प्राथमिक पुटिकाएं बनी थी, जब यौनारंभ अवस्था में आएगा तो प्राथमिक पुटिका है वो विभाजित हो जाएगी दो भागों में, और जो विभाजित होकर नई पुटिका बनेगी उससे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक पुटिका कहते हैं। यह सब किस में होता है, परिपक्वन अवस्था में होता है। पहले प्राथमिक पुटिका बनी, और फिर प्राथमिक पुटिका में क्या हुआ, जब युवावस्था में आया तो ज़्यादातर जो सेल्स थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। ज़्यादातर पुटिकाएं बनी थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। केवल 60,000 से 80,000 पुटिकाएं बची, ठीक है। और उन पुटिकाओं में जो प्राथमिक पुटिका थी वो क्या होगी, दो पुटिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, और प्राथमिक पुटिका तो एक रह जाएगी, और उससे नई पुटिका बनेगी, उसको कहेंगे द्वितीयक पुटिका, ठीक है। डायग्राम की सहायता से समझेंगे, लेकिन पहले थ्योरी देखते हैं। पुटक आवरण की सेल्स विभाजन करते हुए 3 परतों का निर्माण करती है, इस अवस्था को तृतीयक पुटिका कहते हैं।
जो पुटक आवरण होता है, ठीक है, पुटक आवरण का मतलब क्या हुआ, जो पुटक सेल्स होती है, पुटक कोशिकाएं होती है, उनके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, फिर आवरण पाया जाता है। वो क्या करता है, सेल्स विभाजन करते हुए 3 परतों का निर्माण करता है। कितनी परतें बनाता है, 3 परतें बनाता है। इस अवस्था को तृतीयक पुटिका कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, तृतीयक पुटिका। 3 झिल्लियाँ या फिर 3 लेयर बनाता है, 3 परतें बनाता है, इसको ही क्या कहते हैं, तृतीय पुटिका। ओके, अगला पॉइंट हमारा, इस अवस्था में तृतीयक पुटक बन जाने के बाद पुटक आवरण में एक तरल से भरी गुहा बन जाती है, जिसे एंट्रम गुहा कहते हैं। होता क्या है, जब क्या होता है, तृतीयक पुटिका बन जाती है। तो तृतीयक पुटिका बनने के बाद, पहले देखिए तृतीयक पुटिका कैसे बनती है। तो पुटिका आवरण होता है, उसकी जो सेल्स होती है उसके चारों ओर एक आवरण होता है, जिसे पुटिका आवरण कहते हैं। अब पुटिका आवरण क्या होता है, 3 परतों में विभाजित होता है, 3 परतें बनाता है, और जो 3 परतें बना लेता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, तृतीयक पुटिका। ठीक है, तो ये तृतीयक पुटिका बन जाती है। फिर तृतीयक पुटिका बनने के बाद आवरण में एक तरल से भरी हुई गुहा बनती है। इनमें क्या बनती है, एक गुहा बनती है जिसमें क्या होता है, तरल भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, एंट्रम गुहा कहते हैं। इस गुहा को क्या कहेंगे, एंट्रम गुहा। गुहा का मतलब जैसे गुफा होती है ना, उसी प्रकार से एक संरचना बनती है जिसमें क्या होता है, तरल द्रव भरा रहता है, और उस गुहा को क्या बोलेंगे, एंट्रम गुहा। तथा एंट्रम गुहा बनने से पुटक आवरण निम्नलिखित 2 परतों में विभाजित हो जाता है, जिसे थीका तथा थीका इंटरना बन जाती है। ठीक है, जो एंट्रम गुहा बनी तो उसके बनने से पुटक आवरण 2 परतों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, बीच में एक गुहा बनी और गुहा में तरल भरा हुआ है, तो एक हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा अलग हो गया पुटिका का। ठीक है, तो एक पुटक आवरण और बन जाता है जिससे 2 परतों में विभाजित हो जाती है। एक आवरण और बना, ठीक, बीच में बना ना, जो गुहा बनी उससे क्या हो गया, 2 परतों में विभाजित हो गया, दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, जिसे क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, या फिर बाह्य परत तथा थीका इंटरना मतलब आंतरिक परत। देखिए, एक्सटर्ना, एक्स मतलब एग्जिट का मतलब होता है बाहर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बाहरी परत हो गई, और थीका इंटरना, एंटर का मतलब क्या होता है, अंदर, इसलिए यहाँ पर आंतरिक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर और बाहर की दो लेयर बन जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, मतलब थीका बाहरी परत और थीका आंतरिक परत। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा, इस समय प्राथमिक oocytes असमान अर्ध विभाजन फर्स्ट के द्वारा विभक्त होकर एक बड़ी द्वितीयक oocytes और एक छोटी ध्रुवीयत्व बनाता है। ठीक है, होता क्या है, जब प्राथमिक oocytes बनी, ठीक है, तो उनके बनने के बाद में एक असमान अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होगा, उसके द्वारा विभक्त होकर एक बड़ी द्वितीयक oocytes, ठीक है, वो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो विभाजित होगा, और उसमें क्या होगा, एक बड़ी oocytes बनेगी। ठीक है, एक बड़ी oocyte बनेगी, द्वितीयक मतलब एक से दूसरी बड़ी oocytes बनेगी, और एक छोटी ध्रुवीयत्व बनाता है, मतलब एक तो बड़ी बनती है और एक छोटी oocytes बनती है। तो अर्ध विभाजन है या फिर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा बनी द्वितीयक oocytes से प्राथमिक oocytes का लगभग पोषण युक्त द्रव आ जाता है। इसमें क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, उसमें एक द्वितीयक oocytes बनी थी, बड़ी oocytes, ठीक है, तो उसमें ही क्या हो जाता है, पोषक तत्व वगैरह सब उसके अंदर ही आ जाते हैं, पोषक द्रव युक्त हो जाती है वो भी, क्योंकि समसूत्री विभाजन क्या होता है, एक से दूसरी बनना। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें थी वही चीज़ें उसमें भी होंगी ना, जिसके कारण द्वितीयक oocytes आकार में बड़ी और ध्रुवीयकार आकार में छोटी हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, द्वितीयक oocytes होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके पास पोषण आ जाता है, पोषण करके वो बड़ी हो जाती है। लेकिन ध्रुवीयकार आकार में, ठीक है, ध्रुवीयकाय मतलब जो ध्रुव की ओर होती है, ठीक है, जो ध्रुवीय मतलब जो परत की ओर होती है, वे क्या होती है, आकार में छोटी होती है। वो तो पहले से ही था, लेकिन जो द्वितीयक थी वो पोषण प्राप्त करके और भी बड़ी हो जाती है। द्वितीयक oocytes के चारों ओर एक पारदर्शी आवरण बनता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जो द्वितीयक oocytes बनी हमारी,
ठीक है, उनके चारों ओर एक आवरण बनता है और वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। उसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। इस आवरण को क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा के बाहर पुटिका सेल्स का बनना कणिकामय आवरण पाया जाता है। जो जोना पेल्यूसिडा बनती है, ठीक है, इसके बाहर की जो सेल्स होती है वो कणिकामय आवरण का बनाती है। कणिकामय मतलब उसमें छोटे छोटे कण होते हैं उस आवरण में ही, ठीक है, आवरण के अंदर ही छोटे छोटे कणस होते हैं, जिसे कोरोना एडिएटा कहते हैं। उस आवरण को क्या कहते हैं, कणिकामय जो सेल्स बनी, सेल्स से, कणिकामय सेल्स से जो आवरण बना चारों ओर, उसको क्या कहते हैं, कोरोना एडिएटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कोरोना एडिएटा में क्या क्या होता है। कोरोना एडिएटा के बाहर क्रमशः थीका इंटरना, एंट्रमगुना और सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना उपस्थित होता है। इस अवस्था का परिपक्वन अंडपुटिका कहते हैं। इस अवस्था क्या कहते हैं, परिपक्वन अंडपुटिका कहते हैं। जो कोरोना एडिएटा में सबसे बाहर की तरफ, ठीक है, जो लेयर बनी कोरोना एडिएटा, उसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, थीका इंटरना। बाहर की तरफ तो होता है थीका इंटरना और बीच में होता है एंड्रम, ठीक है, एंड्रमगुना, और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, अंदर की तरफ तो हो गया थीका इंटरना मतलब सबसे अंदर की लेयर, और फिर बीच की लेयर को क्या कहते हैं, इंट्रमगुना। ठीक, और जो सबसे बाहरी लेयर है उसको क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये उपस्थित होती है और इस अवस्था का परिपक्वन अंडपुटिका कहते हैं। इस अवस्था क्या कहते हैं, परिपक्वन अंडपुटिका कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो अंडपुटिका होती है वो परिपक्व हो जाती है। पूरी बन गई ना, पूरी लेयर्स इसमें बन चुकी है, तो ये परिपक्व हो गई है, इसलिए उसे परिपक्व अंडपुटिका कहते हैं इस अवस्था को। आगे देखते हैं, इस परिपक्व अंडपुटिका के फटने पर द्वितीयक oocytes मुक्त होकर अंडाशय से बाहर आ जाती है। जब ये अंडपुटिका बनती है, ठीक है, तो बनने के बाद क्या होती है, फटती है, और फटने के बाद जो द्वितीयक oocytes होती हैं या फिर द्वितीयक अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, और वह कहाँ पर जाते हैं, अंडाशय से बाहर चले जाते हैं। तो इस oocytes में ही क्या बनते हैं, मैंने बताया था ये oocytes होती है, इन oocytes में ही ये क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। और ये अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये पुटिका फटती है तो ये अंडाणु यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और अंडाशय से ही बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलेंगे फिर क्या होगा, देखिए ये द्वितीयक oocytes में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड निषेचन के समय होता है। ये कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के समय होता है। मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड्स के समय द्वितीयक पुटिकाएं फटती हैं। ठीक है, ये द्वितीयक पुटिकाएं या फिर द्वितीयक oocytes क्या होती है, फटती हैं। इससे बनने वाली बड़ी सेल्स को अंडकोशिका और छोटी सेल्स को ध्रुवीयकाएं कहते हैं। जो इससे क्या होंगी, बड़ी सेल्स बनेंगी उनको तो कहेंगे अंडकोशिका, और जो छोटी सेल्स बनेंगी उनको कहेंगे ध्रुवीयकाएं। ठीक है, अंडकोशिका मतलब अंडाणु। ठीक है, इस द्वितीयक उगानिया से केवल एक अगुणित अंडाणु, ठीक है, जो क्या है, मादा युग्मक और दो अगुणित द्विकाएं बनती हैं। अगुणित अंडाणु बनता है जिसमें क्या होते हैं, दो तो अगुणित ध्रुवीयकाएं और एक मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या, अंडाणु। ठीक है, ये सब होते हैं। जो क्या होता है, जो मादा युग्मक होता है अंडाणु, ठीक है, उसको ये दो अगुणित ध्रुवीयकाएं बनते हैं ना, ये दो अगुणित ध्रुवीयकाएं क्या करते हैं, मादा युग्मक अंडाणु को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, और पोषण प्रदान करके ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवीयकाएं होते हैं, अगुणित ध्रुवीयकाएं, ये कहते हैं पोषण प्रदान करने के बाद में ये नष्ट हो जाते हैं, और जो अंडाणु बनेगा उसको परिपक्व कर देते हैं, उसको अपना जो पोषण है वो उसको दे देते हैं और खुद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अंडाणु बन जाते हैं अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है, एक एक चीज़ को बिल्कुल से लेयर बाय लेयर समझा दिया कि किस प्रकार पहले क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, धीरे धीरे पुटिकाओं में किस प्रकार से जो oocytes है उनका निर्माण होता है, किस प्रकार से फटता है और जब वह बाहर में आता है अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय को परिपक्व करने का काम कौन करता है, अगुणित ध्रुवीयकाएं। ठीक है, ये अपना पोषण उसको दे देती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
और यार समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ठीक है। और अगर इससे पहले की जो वीडियोज़ है वो आपने मिस कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा क्लास 12th बायो के नाम से, उस पर जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर सारी वीडियोज़ हैं वो क्रम वाइज मिल जाएंगी और आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि आर्ताव चक्र क्या होता है। आर्ताव चक्र का मतलब जो यहाँ पर अगुणित अंडाणु बने हैं, ठीक है, ये मादा युग्मक बने हैं, ये मादा युग्मक अगर निषेचित नहीं होंगे तो किस प्रकार से उनकी क्रिया बाहर होती है, वो किस प्रकार से बाहर जाते हैं, इस क्रिया को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अंड जनन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो अब डायग्राम की सहायता से सब कुछ रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि अंड जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। डायग्राम से और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है सबसे पहले जनन उपकला होती है, ठीक है, जिससे अंडाणु का निर्माण स्टार्ट होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक अपरिपक्व जनन सेल्स आएगी यहाँ से बाहर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो 1 से 2 बन गई। फिर क्या होगा, ओगोनिया अंड मात्र सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। एक बार हुआ समसूत्री विभाजन, फिर एक और बार समसूत्री विभाजन होगा, तो ये सेल्स बनी, इनको क्या कहते हैं, ओगोनिया या फिर अंडाणु मात्र सेल्स कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये सेल्स क्या करेंगी, प्राथमिक ओसाइट्स का निर्माण करेंगी, यहाँ पर पोषण ओषण प्राप्त करके ये बड़ी हो गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ये सेल्स क्या होंगी, फिर अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। ये प्राथमिक ओसाइट्स हैं वो क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन का करेंगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट किया इन्होंने, ठीक है। एक तो प्राथमिक ध्रुवीयकाएँ बन गई और एक द्वितीयक ओसाइट्स या द्वितीयक पुटिकीय बन गई है, ठीक है। तो ये प्राथमिक ध्रुवीयकाएँ थे, ये क्या करेंगी, इनसे पोषण प्रदान करेंगे, जो अपना जो भी है ये सब कुछ इसी को दे देती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उस सेल्स ने अपना सब कुछ इसी को दे दिया था, जिससे क्या होगा, और पोषण प्रदान करके ये और बड़ी हो जाएंगी। इनको कहते हैं द्वितीयक ओसाइट्स कहते हैं। और जो ये लेयर बनती जा रही है बाहर, इसको कहते हैं तृतीयक पुटिका कहते हैं। तो इसके आगे देखिए, इसके आगे यहाँ पर क्या होता है, थीका इंटरना होता है, ठीक है। और जो बीच में एक भाग बनता है इसको एंड्रम गुहा कहते हैं। मैंने बताया था कि एक गुहा बनती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, एंड्रम गुहा कहते हैं। और यहाँ पर एक बाहर की लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, थीका एक्सटर्ना कहते हैं। थीका एक्सटर्ना का मतलब कहता है बाहर, एग्जिट का मतलब होता है बाहर, तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो आंतरिक लेयर होती है ये सबसे वाली, इसको कहते हैं जोना पेल्यूजिडा, ठीक है, या फिर जोना पेल्यूसिटा कहते हैं, ठीक है। और जो ये अंदर बनी है जो द्वितीयक ओसाइट्स कहते हैं इसको, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर ये वाले जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर जेना पेल्यूसिडा और द्वितीयक ओसाइट्स ये मिलकर सभी क्या करेंगी, एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण कर लेंगी। यहाँ पर जो ये अंडाणु बना है हमारा, ये क्या है, एक परिपक्व अंडाणु है, एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो चुका है हमारा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, हमने अंडाणु जनन और शुक्र जनन दोनों को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, ठीक है। और आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो कमेंट में ज़रूर से बता देना, ठीक है। और अगर वह वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, किसी और टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपने हमारी और वीडियोस को नहीं देखा है, इस क्लास की और चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करके आप उनको भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।